हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे आरबीआई एक्ट। कल हमने सेक्शन 23 तक कर लिया था। आज हम जो है इससे आगे करेंगे। और देखिए, आरबीआई का आपको जो मेन चीज़ें हैं, सेंट्रल बोर्ड कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कितने लोग होते हैं, कहाँ कहाँ पर हेड ऑफिसेज हैं, ये आपको याद भी रखना है और इनकी धाराएं भी याद रखनी है। लेकिन बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन वाइज आपको नॉर्मली इसका पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारी 2 क्लासेस होगी जिसके अंदर हम जो है नाबार्ड एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर भी जो स्टूडेंट्स रेगुलर देख रहे हैं उन्हें अगर लगता है कि सिलेबस में कुछ छूट गया है, कुछ चीज़ और पढ़ानी है, तो वो आज मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिख करके बता दें। इसके नोट्स भी आप साथ साथ में बनाते रहिए। और अगर नहीं बना रहे हैं, आपको यही पीपीटीज चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है इसको आगे शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि एक इशू डिपार्टमेंट है वो बनाया जाएगा जो बैंकिंग डिपार्टमेंट है उससे पूरी तरह से अलग होगा। बैंकिंग डिपार्टमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ये पार्ट ऑफ आरबीआई है बट ये बैंकिंग डिपार्टमेंट से अलग होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्शन 24, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, यानी नोट्स के मूल्य वो क्या होंगे, उनके डिनोमिनेशन क्या होंगे। तो जो एक्ट के हिसाब से नोट्स हैं 2 रुपए, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए तक के नोट्स आरबीआई यहां पर जारी कर सकता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे निर्देश दे तो वो किसी अन्य मूल्य वर्ग या अनुशंसित जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मूल्य वर्ग है उसके नोट भी जारी कर सकता है। केंद्रीय गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक को अनुशंसा पर कुछ बैंक नोट्स जो है वो डिसकंटिन्यू करने का आदेश भी यहाँ पर दे सकती है। किसी भी बैंक जो नोट डोमिनेशन किसी भी अगर मूल्य वर्ग का है, डिनोमिनेशन का अगर नोट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रुकवा भी सकती है। हमारी जो नोटबंदी हुई थी वो इसी सेक्शन के अंडर हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 25 यहाँ पर है बैंक नोट्स का प्रारूप। प्रारूप क्या होगा? बैंक नोट्स की जितने भी डिजाइन होंगी, जो सामग्री होगी, वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अनुमोदित करेगी, अप्रूव की जाएगी उसके द्वारा। आरबीआई जो है उसका डिजाइन और उसमें जो सामग्री इस्तेमाल होने वाली है वो किसको भेजेगी, उसकी जो भी इनका प्रारूप होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है तभी वो नोट मार्केट में आएगा, जारी किया जाएगा। 26 इज लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ नोट्स। नोट्स जो है वो कानूनी स्वीकृति की पात्रता होगा, मतलब जितने भी नोट्स आरबीआई जारी करते हैं वो कानूनी रूप से स्वीकृत होंगे। कोई भी इंसान जो भारत में रहता है वो इन नोट्स को लेने के लिए मना नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी माना जाएगा। उसके बाद में रीइश्यू करने के लिए क्या होगा, जो नोट्स ज्यादा फटे हुए होंगे, ज्यादा डिफेक्टिव होंगे या अत्यधिक खराब होंगे, तो रिजर्व बैंक की कोई बाध्यता नहीं है कि ऐसे नोट्स को जो है वो यहाँ पर री इश्यू करे। आप अगर मान लीजिए 500 रुपए का नोट लेकर के गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और आरबीआई के पास में, और आपने बोला कि ये मेरा नोट है जो बहुत खराब हो गया है, बिकॉज दिस इज ओनली ए लीगल टेंडर, यानी ये नोट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आरबीआई एक जो है आपको बिल दे रही है कि इतने रुपए अदा करने का वचन, उसकी एक्चुअल कीमत नहीं होती है। वो जो है आरबीआई उसको, जैसे आपको वो नोट मिलता है वो एक तरह का टेंडर है। तो ऐसे केस में अगर कोई इंसान ऐसा नोट लेकर के जाता है जिसके अंदर सीरियल नंबर सही से नहीं है, ज्यादा फटा हुआ है, ज्यादा खराब है, उसके ऊपर नहीं दिख रहा है, तो वो ये जाकर के डिमांड नहीं कर सकता कि बिकॉज दिस इज ए लीगल टेंडर और आरबीआई को इसे रिप्लेस जो है वो करना पड़ेगा। ऐसी कोई आरबीआई की बाध्यता नहीं है। रिकवरी ऑफ नोट्स लॉस्ट, स्टोलन, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट। अगर कोई ऐसा कभी होता है कि किसी व्यक्ति का नोट खो जाता है, चोरी या क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसको सीरियल नंबर याद है, तो भी वो जाकर के रिकवरी के लिए आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसके लिए लायबल नहीं है कि वो आपका नोट चोरी हो गया, खो गया, कुछ भी हो गया तो वो यहाँ पर आपको रिफंड करेंगे या फिर दूसरे नोट्स देंगे, इसके लिए वो लायबल नहीं है। हालांकि कुछ मामलों के अंदर जिनकी अनुशंसा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसके अंदर आरबीआई जो है रीइश्यू कर सकती है। नोट्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी से उनको एग्जम्पशन दिया गया है। बैंक नोट्स पे कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है, हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी लगाती है, लेकिन बैंक नोट्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। ऐसा नहीं है 500 रुपए का नोट जारी कर रही है तो उसके ऊपर आरबीआई को स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड, यानी केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय बोर्ड को प्रभावी करने के अधिकार। कई बार ऐसे हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो सही तरह से अपनी दायित्व पूरा नहीं कर रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी
फाइनेंशियल डिसीजन है वो सही तरह से नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिजर्व बैंक के मामलों के अंदर उनको जो है मार्गदर्शन कर सकती है, गाइडेंस दे सकती है, या फिर उनका सुपरविजन करने के लिए कोई एजेंसी नियुक्त कर सकती है, और इवन ये जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसको भंग भी कर सकती है। लेकिन जो भी कार्रवाई की जाएगी इस सेक्शन 30 के अंतर्गत, उसके लिए जो है संसद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और वो जो भी अधिसूचना जारी कर रहे हैं उसके 3 महीने के भीतर भीतर, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई के किसी काम में जो है इंटरफेयर करती है, उन्हें लगता है कि केंद्रीय बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको हटाने की जरूरत है, या कोई ऐसी एजेंसी नियुक्त करती है जो उनकी क्या कर रही है, वहां पर जाकर के जांच कर रही है, तो ऐसे के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर उनको जो है क्या करना होगा, पार्लियामेंट में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिमांड बिल्स एंड नोट्स। भारत में कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था जो है बिना रिजर्व बैंक या और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना जो है किसी भी प्रकार के बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रोमिसरी नोट जारी नहीं कर सकता। उसे आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो ये सब चीजें जारी कर रहा है। लेकिन चेक और ड्राफ्ट्स पे जो है ये लागू नहीं होता, बिकॉज चेक एंड ड्राफ्ट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ legal bill, that's why it is not applicable on checks and drafts। इनको इससे एग्जेम्प्ट रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई कुछ जारी कर रहा है तो उसे आरबीआई की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट है 33 विच इज एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। इशू डिपार्टमेंट की संपत्तियां क्या होती है? इशू डिपार्टमेंट की संपत्तियां जो होती है वो गोल्ड कॉइन्स होते हैं, गोल्ड बुलियंस होते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज होती है, या फिर रूपी कॉइन्स होते हैं। रूपी कॉइन भी यहाँ पर इशू डिपार्टमेंट की संपत्ति है। इसे जारी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो इशू डिपार्टमेंट के पास में एज ए एसेट रखा जाता है। और आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास में जितना एसेट रखा हुआ है उतने ही वो नोट्स प्रिंट कर सकती है। ये हमारे सेक्शन 33 में है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि इनका कुल मूल्य जारी विभाग की कुल देनदारियों से कम नहीं होना चाहिए। देनदारियां क्या होती है? जब भी आरबीआई का इशू डिपार्टमेंट कोई भी नोट जारी करता है तो वो देनदार होता है। जैसे 500 रुपए का नोट है आपके पास में, तो इसका लीगल जो है मतलब क्या है कि 500 रुपए की संपत्ति उस नोट के बिहाफ पे आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट में रखी हुई है, और वहां से उन्होंने एक लीगल टेंडर, एक नोट जारी किया है जिससे आप जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में 500 रुपए की कोई भी चीज जो है किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में कुल देनदारियां, यानी कुल देनदारियां क्या होती है? जितने भी उन्होंने नोट्स प्रिंट किए हैं, जितने भी उन्होंने बिल्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिंट किए हैं, या फिर जितने भी उन्होंने बॉन्ड्स प्रिंट किए हैं, उनकी जो वैल्यू होती है ना, वो इनके पास जो एसेट्स रखे हुए हैं उनसे ज्यादा नहीं हो सकती, या फिर जो एसेट्स है उनका जो मूल्य है वो कुल जितनी देनदारियां हैं उनसे कम नहीं हो सकता। अगर आपके पास में 100 रुपए के एसेट्स रखे हुए हैं तो आप 100 रुपए तक के ही नोट्स बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लाइबिलिटीज ऑफ इश्यू डिपार्टमेंट्स, जारी विभाग की देनदारियां सेम यही चीज है। लाइबिलिटीज नोट्स जो है सर्कुलेशन में किस तरह से आने चाहिए, क्या उनके दायित्व हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 34 में, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद के 2 सेक्शन है वो ओमिटेड है, मतलब उनको रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट इज 37 विच इज सस्पेंशन ऑफ एसेट्स रिक्वायरमेंट एज टू फॉरेन सिक्योरिटीज। यानी आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर पूर्व स्वीकृति हो तो पूर्व स्वीकृति से 6 महीने तक विदेशी सिक्योरिटी को कम मूल्य पर रखने की अनुमति ले सकती है। जो फॉरेन, जैसे मान लीजिए उनके पास में कोई फॉरेन सिक्योरिटीज है 100 रुपए की, तो 6 महीने तक वो जितना भी कम रखे, लाइक 90 रुपीज जो है उसको इसका मूल्यांकन कर सकती है और उस हिसाब से नोट्स जो है वो प्रिंट कर सकती है। ये यहाँ पर है सस्पेंशन ऑफ एसेट्स रिक्वायरमेंट एज टू फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ रूपी कॉइन। यानी जो रुपी के कॉइन्स जो आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपनी कॉइन मिंट्स जो होती है उसके अंदर से कॉइन बनते हैं, लेकिन सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी यहाँ पर बाध्य है कि जो प्रचलन में जो सिक्के आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सर्कुलेशन में आएंगे। किसी दूसरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो कॉइन्स हैं उनको सर्कुलेशन में नहीं लेकर के आ सकती। 39 इज ऑब्लिगेशन टू सप्लाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ
करेंसी यानी विभिन्न रूपों में मुद्रा की आपूर्ति का दायित्व है। रिजर्व बैंक को बैंक नोट्स को रुपए के सिक्के और अन्य मुद्रा नोट्स के बदले में जारी करने का दायित्व है। अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि कुछ सिक्के हैं, कुछ कॉइन्स हैं, उनके बदले में नोट्स प्रिंट किए जाने चाहिए, तो रिजर्व बैंक का इशू डिपार्टमेंट वो कॉइन्स अपने पास रख करके उनके बदले में क्या कर सकता है, यहाँ पर नोट्स जारी कर सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये सुनिश्चित करवाएंगे कि रुपए के सिक्के समय पर उपलब्ध हो। यह भी दायित्व है कि रुपए के सिक्के जो सर्कुलेशन में आने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि उनको डिमांड के हिसाब से आरबीआई को यहां पर सप्लाई किया जाए। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय में लेन देन। रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा में लेन देन करने का अधिकार होगा, लेकिन ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी यहाँ पे शर्तें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगी उसके आधार पर ही यहाँ पर क्या हो सकता है, विदेशी मुद्रा में जो है लेन देन किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा में ऑब्वियसली लेन देन करना पड़ेगा आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है। हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो विदेशी मुद्रा में ही होता है, इसलिए यहाँ पर इनको ये अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट 42 इज कैश रिजर्व ऑफ शेड्यूल बैंक टू बी कीप्ड विद द बैंक, यानी जो शेड्यूल बैंक है उनका जो कैश रिजर्व है उसको जो है आरबीआई में रखना। ये जो शेड्यूल्स बैंक होते हैं इनका कैश रिजर्व जो है उनको आरबीआई के पास रखना होगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परसेंटेज डिसाइड करेगी, उस हिसाब से यहाँ पर उनको रिजर्व रखना होगा। और बैंक को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो इनके पास में रिजर्व रखे हैं वो नॉर्मल जो है सामान्य रूप से यहाँ पर क्या रहे, नियमित रहे, नॉर्मली वो रेगुलेट करते रहे इस चीज को। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में पब्लिकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स बाय द बैंक, बैंक द्वारा समेकित विवरण का जो है प्रकाशन। रिजर्व बैंक को हर फोर्टनाइट यानी हर 15 दिनों में एक जो है क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड पब्लिकेशन, कंसोलिडेटेड जो विवरण है उसका प्रकाशन करना होगा, जिसमें जितने जो भी निर्धारित बैंक्स हैं, शेड्यूल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल लिस्ट में इसके अंदर आते हैं आरबीआई एक्ट में, उनकी टोटल लाइबिलिटीज कितनी है और टोटल एसेट्स कितनी है, उनका जो विवरण है वो उनको यहाँ पर प्रकाशित करना पड़ेगा। 45 इज अपॉइंटमेंट्स ऑफ एजेंट्स, ये आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ एजेंट्स 45 में है, और ये चैप्टर कौन सा है, कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स मतलब आरबीआई जो है वो अपनी विभिन्न सेवाओं के लिए एजेंट्स को नियुक्त कर सकती है। अब देखिए बैंक्स तो हर जगह हैं, हर टाउन के अंदर, हर शहर गांव के अंदर बैंक्स हैं, लेकिन आरबीआई के ब्रांच तो हर जगह नहीं है। तो आरबीआई कई बार अपनी स्कीम्स को, कई बार जो है अपना ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए एज ए एजेंट किसी बैंक को नियुक्त कर सकती है। जनरली ऐसे होता है ना, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपको पहले चालान लेना पड़ता था, आजकल तो यूपीआई वगैरह सा हो सकता है, तो चालान जो है वो एसबीआई का होता था। दैट मीन्स कि पेमेंट के लिए जैसे जनरली यूपीएससी एसएससी के केसेस में होता था कि आपको चालान के थ्रू जो है जमा करवाना पड़ता था, और वो एसबीआई में चालान मिलता था, वो एक तरह का एजेंट है उनका। वैसे ही आरबीआई जो है वो अपनी सेवाओं के लिए किसी बैंक को एज एजेंट नियुक्त कर सकती है। 45A में डेफिनेशंस है विच इज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। 45B जो है पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये जो चैप्टर है ना 3A वो है कलेक्शन एंड फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, यानी कि आरबीआई जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक से लेने का अधिकार रखता है, किस तरह से उसको कलेक्ट करता है ये इस चैप्टर में दिया हुआ है। यहां पर जो 45B में है पावर ऑफ बैंक टू कलेक्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन, तो ये आरबीआई को ये पावर दिया गया है कि ये बैंक से जो है उनके अकाउंट्स की और उनके जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनको यहां पर क्या कर सके, गैदर कर सके। क्यों करती है आरबीआई, इससे हमारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, देश की जो मौद्रिक नीति होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, उसके अंदर इनकी जरूरत होती है ताकि हम फ्यूचर डिसीजन ले सकें। और ये इसलिए आरबीआई को जरूरी है कि वो सारी बैंक से उनके डेटा को जो है कलेक्ट करे, और यहां पर 45B में उसको ये पावर दी गई है। पावर टू कॉल फॉर रिटर्न कंटेनिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट जानकारी वाले जितने भी विवरण हैं वो बैंक जो है, या बैंक यानी यहाँ पर जो आरबीआई है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, किसी भी बैंकिंग कंपनी से यहाँ पर मांग सकती है, ये आरबीआई की पावर है। इसके बाद में आता है चैप्टर 3B विच इज प्रोविजन रिलेटेड टू नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए ये जो चैप्टर है ना आगे के दो, वो नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए है, जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन हम इसको जो है 2 मिनट में जल्दी से पढ़ लेंगे, आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए
दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो मेंटेनेंस ऑफ परसेंटेज ऑफ एसेट्स, यहाँ पर भी जैसे हम शेड्यूल बैंक क्या करते हैं, अपने रिजर्व रखते हैं, वैसे ही जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो यहाँ पर उनके जो भी एसेट्स है उनका कुछ परसेंटेज आरबीआई में जमा करवाए, रिजर्व फंड बनाए। जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनको भी 20% है जो अपना प्रॉफिट है उनको कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है, अपने रिजर्व फंड में करना होता है। और अगर वो रिजर्व फंड को निकालना चाहती है अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी, तो इसको भी आरबीआई से यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज पावर ऑफ बैंक टू रिमूव डायरेक्टर्स फ्रॉम द ऑफिस। नॉन बैंकिंग कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है, जो फाइनेंशियल बिजनेस करती है, उनके डायरेक्टर को भी यहाँ पर आरबीआई को हटाने का अधिकार दिया गया है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी अगर सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो आरबीआई उनके ऊपर भी जो है गाइडलाइंस जारी कर सकती है, उनका ऑडिट करवा सकती है या उनको हटा सकती है। और बैंक को जमा की जानकारी, जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनमें लोगों ने अगर पैसा जमा करवा रखा है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी है जो आरबीआई कभी भी उन कंपनीज से मांग सकती है। ये भी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को राइट दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में ड्यूटी ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू फर्निश स्टेटमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड बाय बैंक। जितने भी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनको भी यहां पर 15 दिनों के अंदर विवरण जो है प्रकाशित करना होगा, जिसके अंदर जितने भी हैं बैंक्स जो हैं वो शेड्यूल बैंक्स की कुल देनदारियां और संपत्तियां शामिल होगी। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स, इसके अंदर ऑडिटर्स जो हैं इनको पावर दी गई है। ऑडिटर्स की जनरली क्या पावर होती है कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट्स हैं जो बैलेंस शीट है उन तक उनकी पहुंच रहे। जो ऑडिटर्स को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको नेसेसरी लगता है कि ये ऑडिट के लिए जरूरी है, वो यहाँ पर मांग सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंदर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका रिजोल्यूशन यहाँ पर किस तरह से किया जाता है वो इस 45 MBA में है। ये जनरली जो है आरबीआई जो भी निर्णय देती है वो यहाँ पर फाइनल होता है। पावर ऑफ बैंक टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड अलिनेशन ऑफ एसेट्स, यानी किसी भी नॉन बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी आरबीआई, ये ऐसी कंपनी जो फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करती है, वहां पर भी जो है डिपॉजिट्स लेने के लिए आरबीआई इनको मना कर सकती है अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज चैप्टर 3C विच इज प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय यूनिकॉर्पोरेट बॉडीज। जितने भी यूनिकॉर्पोरेट बॉडी यानी असंगठित निकाय होते हैं उन पर जमा करने, जो जमा एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, उनको स्वीकार करने पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है अगर वो सही से काम नहीं करते हैं, या उनके ऊपर दंड भी लगाया जा सकता है, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। और ये आरबीआई की अनुमति के बिना डिपॉजिट्स नहीं ले सकते। ये सारे के सारी पहले हमने पढ़ा नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए, अब ये यहाँ पर यूनिकॉर्पोरेट बॉडीज के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एटलीस्ट अगर 2 मिनट में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल रही है। सेम वही प्रोविजंस हैं जो बैंक्स के लिए हैं, बस इसके लिए एक चैप्टर नया बना दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहां पर सेम प्रोविजंस है, नॉन बैंकिंग पे भी लागू होता है। फाइनेंशियल बिजनेस करने वाली किसी भी कंपनी के लिए ये जो है आरबीआई के रूल्स यहां पर सेम होते हैं लगभग। नेक्स्ट हमारे पास में है रेगुलेशन एंड ट्रांजैक्शन इन डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सिक्योरिटीज। अब जो भी ट्रांजैक्शन है जो डेरिवेटिव्स में हो रहे हैं, डेरिवेटिव्स यानी जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, मनी मार्केट के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं या फिर सिक्योरिटीज हैं, उनका रेगुलेशन किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव भविष्य में सेटल होने वाला वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मूल्य, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट, सिक्योरिटीज के मूल्य या इनके संयोजन पर निर्भर करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट, स्वैप्स, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, फॉरेन करेंसी ऑप्शंस आदि शामिल है। ऐसा कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे और सिक्योरिटीज पे डिपेंड करता है, तो ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा, यहां पर डेरिवेटिव बोला जाएगा। इनके हिसाब से उसका मूल्य कम या ज्यादा हो सकता है, वो डेरिवेटिव होगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कॉल या नोटिस मनी, टर्म मनी, रेपो, रिवर्स रेपो या फिर कमर्शियल पेपर्स, ये जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 वर्ष से अधिक नहीं है उनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाएगा।
रेपो जो है सिक्योरिटीज को बेचकर धन उधार लेने और भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस खरीदने की व्यवस्था। सिक्योरिटीज को बेच करके जो धन लेते हैं उसको रेपो बोलते हैं। देखिए कैसे हैं, जो बैंक्स होते हैं वो सिक्योरिटीज यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है तो ये नोट्स के संबंध में है। इसका उल्टा रिवर्स रेपो क्या होता है कि जो प्रतिभूतियों को खरीदकर धन उधार देने और भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस बेचने की व्यवस्था। यहां पर जो आरबीआई है उसके पास में क्या है, यहां पर नोट्स होते हैं। तो नोट्स को अगर बैंक जमा करवाती है आरबीआई में तो ये एक तरह से नोट्स क्या है, यहां पर सिक्योरिटीज ही काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, रेपो हो जाएगा। और अगर आरबीआई इनको देता है तो ये रिवर्स रेपो हो जाएगा। सिक्योरिटीज केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियां या लोकल अथॉरिटीज की प्रतिभूतियां या कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है उनको यहां पर सिक्योरिटीज बोला जाएगा। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स में लेन देन। डेरिवेटिव्स में लेन देन कौन कर सकता है, आरबीआई कर सकती है, शेड्यूल बैंक कर सकती है, या फिर रेगुलेटेड जो एंटिटीज हैं वो डेरिवेटिव्स के अंदर लेन देन कर सकती है यहां पर। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि को विनियमित यानी इनको रेगुलेट करने की शक्ति किसके पास में है, आरबीआई के पास में है। निर्देशों का पालन और सूचना देना, यानी आरबीआई जब चाहे इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मनी मार्केट या डेरिवेटिव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बैंक्स या जो रेगुलेटेड एंटिटीज जो है इनको जारी कर रही है उनसे सूचना मांग सकता है आरबीआई। नेक्स्ट हमारे पे यहाँ पर आता है जॉइंट मैकेनिज्म। जॉइंट मैकेनिज्म क्या होता है, मान लीजिए कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, उसके रेगुलेशन को लेकर के एसबीआई हो गया, सेबी हो गया, आईआरडीएआई हो गया या पीएफआरडीए के बीच में मतभेद हो जाए किसी भी डेरिवेटिव को या फिर मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो जॉइंट कमिटी होगी जो इसका सॉल्यूशन करेगी। कौन करेगी, जॉइंट कमिटी जो है वो इसका सॉल्यूशन करेगी। इसके अंदर कौन कौन होंगे, वित्त मंत्री होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे, आरबीआई के गवर्नर होंगे, इनको वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, और सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए इनके जो मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष होंगे। ये सब मिलकर के अगर किसी डेरिवेटिव से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो मिलकर के समाधान करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है मॉनिटरी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। मॉनिटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी है उसके हिसाब से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में आगे क्या करना है, उसका लक्ष्य क्या होगा वो निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले है इन्फ्लेशन टारगेट, यानी जो महंगाई होती है यानी मुद्रास्फीति जो होती है उसका टारगेट जो है कैसे आरबीआई सेट करती है। केंद्र सरकार और आरबीआई के साथ मिलकर प्रत्येक 5 वर्ष में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके आधार पर जो है इन्फ्लेशन टारगेट यहां पर तय करेगी और इसे गेजेट में नोटिफाई किया जाएगा कि ये आने वाले 5 सालों के अंदर ये इन्फ्लेशन टारगेट है, इतनी महंगाई बढ़ सकती है। ये जो है हर 5 सालों के अंदर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के आगे की योजना बनाएगी। अब यहां पर इसको बनाने के लिए हमारे पास में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है। उस कमेटी में कौन होता है, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो उसको चेयरपर्सन होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, वो मॉनिटरी पॉलिसी के प्रभारी होते हैं। आरबीआई एक जो है नॉमिनेट करता है एक अधिकारी को, और केंद्र सरकार जो है 3 विशेषज्ञों को जो है यहां पर नियुक्त करती है। ये आपको सारा चैप्टर याद करना है। इस सारे चैप्टर के अंदर जो धाराएं हैं ये तो आपको बिल्कुल याद करनी है। 45Z है और यहां पर जो कमेटी बन रही है दिस इज ZB। तो यहां पर कौन कौन होगा, ये जितने भी यहां पर डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं ये लोग होंगे, और इनका काम क्या होगा, पॉलिसी रेट जो है वो तय करेंगे और मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अचीव करना। इन्फ्लेशन टारगेट जनरली नेगेटिव ही होता है कि इन्फ्लेशन जो है उसको रोका जाता है, तो उसका टारगेट जो है कि हम इन्फ्लेशन इतने तक ही होगा, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहां पर जो मॉनिटरी पॉलिसी है बनाई जाती है। नेक्स्ट है एमपीसी सदस्यों की योग्यता। अब इसके अंदर जो लोग आएंगे वो कौन होंगे, उन सदस्यों को अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त या मॉनिटरी पॉलिसी में पहले अनुभव होना चाहिए। आप बिना किसी अनुभव वाले किसी भी व्यक्ति को जो है इस कमेटी में शामिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर 70 वर्ष से अधिक आयु हो गई है या संसद या विधानसभा का सदस्य है कोई, या फिर दिवालियापन हो गया है, तो ऐसे केस में वो यहाँ पर कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता। और इनको जो है 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। जो मॉनिटरी पॉलिसी के जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनको 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। यानी 4 साल के लिए अगर कोई एक बार इस कमेटी में आ गया
तो फिर वो दोबारा नहीं आ सकता, वो एक ही बार यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसकी बैठक कैसे होती है, ये इनको साल में कम से कम जो है 4 बैठक करना अनिवार्य होता है। इसके अंदर कोरम क्या होता है, 4 सदस्य, यानी 4 सदस्य अगर नहीं आएंगे तो कोरम नहीं बनेगा, कोरम नहीं बनेगा तो वो बैठक जो है वो नहीं मानी जाएगी, उस बैठक को यहां पर एक तरीके से कंडक्ट हुआ नहीं माना जाएगा, दोबारा से बुलानी पड़ेगी। और निर्णय में अगर मान लिए बहुमत नहीं हो रहा है, बराबरी में किसी पॉलिसी के ऊपर जितने भी यहां पर सदस्य हैं उनका वोट इक्वली हो गया है, इक्वली डिवाइड हो गया है, सब इक्वल वोट आया है हाँ में और ना में, तो ऐसे में जो गवर्नर है वो कास्टिंग वोट डाल सकता है, एक एक्स्ट्रा वोट डाल करके किसको चूज करना है वो यहां पर इसको पावर दी गई है। अब इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो 6 महीने में रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। कौन करेगी, प्रत्येक 6 महीने में आरबीआई करेगी, जिनमें इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है इसके कारण वहां पर लिखे होंगे, और 6 से 18 महीने का फोरकास्ट यानी पूर्व अनुमान जो है वो भी यहां पर शामिल होगा। नेक्स्ट है जो है फेलियर टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट। अगर कोई भी इन्फ्लेशन टारगेट को जो उन्होंने रखा है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार को विफलता के कारण बताएगी, उसका सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है वो बताएगी, और उसका टाइम फ्रेम भी बताएगी। लेकिन अगर उस टाइम फ्रेम में भी इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इनको टारगेट दे सकती है कि आपको नेक्स्ट इतने टाइम फ्रेम के अंदर ये टारगेट जो है वो अचीव करना है। नेक्स्ट हमारे पास में रिजर्व फंड में केंद्र सरकार का योगदान। केंद्र सरकार जो है वो रिजर्व फंड के अंदर 5 करोड़ मूल्य यहां पर डालेगा, 5 करोड़ रुपए जो है हस्तांतरित करेगा। ये जब बैंक बना था उस टाइम इन लोगों ने दिया था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहां पर 46A के अंदर जो है राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण यानी जो दीर्घकालीन संचालन होता है, और राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण स्थिरीकरण फंड यानी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रूरल क्रेडिट फंड्स जो है वो जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर इससे रिलेटेड ये धारा है। नेक्स्ट जो है मतलब इसकी स्थापना की जाएगी ये जो फंड्स हैं, और फिर इसके ऊपर कैसे कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट करेगी, किस तरह से कर सकती है वो इसके अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास में नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड, एक नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट फंड भी बनाया जाएगा। देखिए इनका उद्देश्य क्या होता है, जो नेशनल रूरल क्रेडिट फंड है वो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए क्या देता है, लोन्स देता है। यहां पर क्या है, ये इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए लोन देते हैं। इसके इस फंड के अंदर पैसा कौन डालता है, इस फंड के अंदर पैसा डालता है आरबीआई, इस फंड के अंदर पैसा डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये विभिन्न इंडस्ट्रीज को या फिर विलेज डेवलपमेंट के लिए ऋण देते हैं। ऑब्वियसली लोन दे रहे हैं तो लोन वापस आएगा तो उससे कमाई भी होगी, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, तो फंड की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, तो ये और ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे लोन देने के लिए। अब इस फंड जो इंडस्ट्रियल जो है उससे किसको दे सकते हैं, एग्जिम, आरईसी, सिडबी, इन सबको जो है लोन दिया जा सकता है। या फिर उन्होंने अगर कोई बॉन्ड जारी किया है, बॉन्ड भी तो एक लोन ही होता है, अगर कोई मान लीजिए एसबीआई एक बॉन्ड जारी कर रही है तो वो बॉन्ड आप जब खरीद करने आते हो तो आपका पैसा तो एसबीआई के पास चला गया, तो एक तरह का लोन ही हो गया वो, तो ये जो है बॉन्ड खरीदने के लिए भी इसका यूज कर सकती है। इसके बाद में जो है यहाँ पर नेशनल हाउसिंग क्रेडिट फंड, इसका इस्तेमाल क्या होगा, जो एनएचबी जो है उसको लोन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो सरप्लस प्रॉफिट बच जाएगा, आरबीआई ने अपना काम किया और आरबीआई को प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट जो है वो बच गया तो इससे पहले तो बेड डेट्स को रिकवर किया जाएगा, उसके बाद में जो कर्मचारियों का पेंशन फंड है उसमें डाला जाएगा, और जो बाद में जो राशि बचेगी वो केंद्र सरकार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। आरबीआई जो है उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इट इज इन सेक्शन 48 कि आरबीआई के किसी भी प्रॉफिट पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट, आरबीआई टाइमली जो है समय समय पर अपने जो है बैंक की जो रेट्स है जिनको अपन रेपो रेट बोलते हैं वो सार्वजनिक करेगी, जिस पर वह बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदेगी या फिर पुनः जो है रीडिस्काउंट भी दे सकती है कि इस रेट के ऊपर हम जो है बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदेंगे, और यहां पर जो है इसको समय समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ऑडिटर्स जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है न्यूनतम 2 जो है ऑडिटर्स यहां पर नियुक्त किए जाएंगे,
जो क्या करेंगे, जो आरबीआई की ऑडिटिंग करेंगे, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं हो सकता है उनका, 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है स्पेशल ऑडिटर्स बाय द गवर्नमेंट, अगर केंद्र सरकार को लगता है तो आरबीआई के खातों की जांच करने के लिए वो किसको बुला सकती है, यहाँ पर सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ जो है उनको यहाँ पर आरबीआई को के खातों की जांच करने का निर्देश दे सकती है। अब ऑडिटर्स के पास पावर क्या होगा, इतने दिनों तक आरबीआई ने जो है क्या किया, बाकी बैंक्स का जो बैंकिंग कंपनीज हैं, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, उन सब का ऑडिट कर लिया। अब बारी आती है आरबीआई के खुद की ऑडिट की। यहां पर जो आरबीआई की ऑडिट करने आएंगे वो आरबीआई की सारी बैलेंस शीट देख सकते हैं, उनके अकाउंट्स देख सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच कर सकते हैं। वे किसी भी डायरेक्टर या फिर ऑफिसर से जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर ऐसा क्यों हुआ। रिटर्न जो है आरबीआई अपने साप्ताहिक और वार्षिक खातों को केंद्र सरकार को भेजेगी, जो उन्हें गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करेगा। जितने भी उनके खाते हैं उनकी रिपोर्ट एक तो वीकली जाएगी, दूसरी जो है ईयरली जाएगी, और केंद्र सरकार जो है इन्हें गजट में प्रकाशित करेगी। उसके बाद में है ग्रामीण ऋण और विकास, रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट, यानी आरबीआई जो है रूरल क्रेडिट और विकास पर शोध के लिए विशेषज्ञ टीम बनाएगी और नाबार्ड को सलाह देगी। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है, ये रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। तो यहां पर जो है रूरल क्रेडिट के लिए और उसके डेवलपमेंट के ऊपर अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो एक टीम बनाए, और वो जो टीम इनपुट दे वो किसको देगी सलाह, उसके हिसाब से नाबार्ड को यहाँ पर सलाह दी जाएगी। कर्मचारियों का अन्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति है, अगर आरबीआई को लगता है तो जितने भी इसकी सब्सिडरी जो बैंक्स, सब्सिडरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एनएचबी हो गया, सिडबी हो गया, उसके अंदर ये अपने अधिकारियों को डेप्यूट कर सकता है। और आरबीआई का परिसमापन, ये तो अगर केंद्र सरकार चाहे या फिर ऐसी कोई स्थिति आए तो केंद्र सरकार आरबीआई को लिक्विडेट कर सकती है, खत्म कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में है केंद्रीय बोर्ड को विनियम बनाने का अधिकार। जो सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई का, वो क्या कर सकता है, आरबीआई जो है केंद्र सरकार की मंजूरी से आरबीआई के कामकाज से संबंधित रेगुलेशन है वो बना सकता है। सेंट्रल बोर्ड जो है आरबीआई में किस तरह से काम होना है ये केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर के उनके लिए रेगुलेशन जारी कर सकता है। और जो भी अगर सद्भावनाओं में कोई काम किया गया है, ये धारा मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर होती है कि अगर कोई सद्भावना से काम किया गया है तो उनके ऑफिसर्स या फिर उनके एम्प्लॉइज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। और आरबीआई अधिनियम का अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया है तो क्या होगा, 3 साल की जेल हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, जिसको 2019 के अंदर 25 लाख रुपए तक बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है कंपनियों के मामले में निर्देशक भी जिम्मेदार होंगे। अगर कोई कंपनी जो है वो इस एक्ट का उल्लंघन करती है, कोई भी बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी जो फाइनेंसेस में डील करती है, तो उसमें उसका जो डायरेक्टर है वो भी जिम्मेदार माना जाएगा, उसको भी यहाँ पर एक पार्टी बनाया जाएगा जब आरबीआई की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर भी आरबीआई क्या कर सकती है, सीधा यहाँ पर जुर्माना लगा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में है आरबीआई जो है उसकी सब्सिडरीज कितनी है। देखिए आरबीआई की यहाँ पर 5 सब्सिडरीज है, ये अलग आरबीआई के ही पार्ट है बट इनके अलग हेड ऑफिसेज हैं, ये अलग तरीके से काम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। जैसे यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक है, हाउसिंग बैंक है जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और ये कब स्टेब्लिश हुआ, ये 1988 के अंदर हुआ। और इसका काम क्या है कि हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देना और जितनी भी कंपनियां जो हाउसिंग से रिलेटेड है उनको रेगुलेट करना। जो हाउसिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये उनको रेगुलेशन जो उनके लिए जो है रेगुलेशन जारी करता है, उनको जो गाइडेंस है ये उनको देता है। और अगर इनके द्वारा दिए गए रेगुलेशन के हिसाब से वो नहीं चलते हैं तो उनके ऊपर ये पेनल्टी भी लगा सकता है। ये आरबीआई की एक सब्सिडरी संस्था है। नेक्स्ट है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम। यहां पर ये जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय 2 चीजें होती थी, फर्स्ट है डिपॉजिट इंश्योरेंस निगम होता था और सेकंड जो है ऋण गारंटी निगम। इन दोनों को विलय करके क्या बना दिया गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यहां पर डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन
और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन दोनों का विलय कर दिया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में DICGC भी बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है, जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं उनको बीमा सुरक्षा प्रदान करना और स्मॉल लोन्स की गारंटी देना। यहाँ पर जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं, जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, उनको यहाँ पर क्या होता है, गारंटी प्रदान करना। आपने बैंक के अंदर जाकर के डिपॉजिट करवाया, वैसे ही RBI के अंदर दूसरी बैंक्स डिपॉजिट करवाती है, वो डूब ना जाए उसके लिए उनको गारंटी यहाँ पर उनका बीमा किया जाता है। ये यहाँ पर कौन करता है, ये यहाँ पर करता है DICGC। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसको क्या बोला जाता है, BRBNMPL। इसकी मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और ये 1995 में इसका स्थापना हुई थी। इसका क्या है कि जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनको प्रिंट करना इसका काम है। और इसकी इकाइयां कहां पर है, एक तो मैसूर में है और एक सालबोनी पश्चिम बंगाल में है। इनकी प्रिंटिंग प्रेस है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मुंबई में है और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 2016 में हुई थी। और इसका काम क्या है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए जो भी साइबर सिक्योरिटी हो गई या जो डेटा एनालिटिक्स हो गया और IT सॉल्यूशन है उनको विकसित करना, ताकि सेफ बैंकिंग को और सेफ बनाया जा सके और उसके अंदर अच्छे स्टैंडर्ड के जो है साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज किया जा सके। नेक्स्ट है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इसको IFTAS बोलते हैं। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसको 15 के अंदर जो है यहाँ पर बनाया गया था। ये इसका काम क्या होता है, बैंकों के लिए जो टेक्निकल सॉल्यूशन होता है और पेमेंट सिस्टम्स जितने भी चल रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना। इंडिया में बहुत तरह के पेमेंट सिस्टम है, UPI हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो इनका प्रबंधन, इनका मैनेजमेंट कौन करता है, यहाँ पर करता है IFTAS। ये दो जो हैं वो अभी बनाए गए हैं, ये 3 पहले के हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। 5 सब्सिडरीज कंपनीज हैं यहाँ पर RBI के पास में। तो ये हमारा था RBI एक्ट 1934। आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और भी अगर कोई टॉपिक बच गया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर कोई कवर नहीं हुआ हो, नाबार्ड तो हम करने ही वाले हैं, उसके अलावा अगर कोई आपको लगता है कि ऐसा टॉपिक है जो इन क्लासेस में कवर नहीं हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। चलिए हम जो है कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम नाबार्ड एक्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।